नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। यूपी के हरदोई के गांव में लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सरकार का दावा है कि लोगों ने मत पेटियों पर पानी डालने की कोशिश की, जिसे विफल बनाने की कोशिश में गांव में बवाल शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस और पीएसी के जवानों को मिलकर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पुलिस के जवानों को भीड़ को भगाने के लिए डंडे चलाने पड़े। लोग दूर दौड़ते हुए दिखने लगे और ऐसा लगा कि हालात सामान्य होने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल भीड़ ने जवाबी हमला किया और कुछ दूर पहुंचने के बाद पुलिस की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ईंटें और पत्थर अपनी तरफ आता देख पुलिस के जवान कुछ समझ ही नहीं पाए और उल्टे पांव दौड़ने लगे। एक छोटी सी दीवार के पीछे पुलिस वाले छुप गए और भीड़ ने बेहिसाब पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस के एक अफसर ने जाबाजी दिखाते हुए भीड़ के बीच जाने का फैसला किया। भीड़ जिस कदर गुस्से में थी, पुलिस वाले के लिए भीड़ के बीच जाना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन हालात संभालने के लिए पुलिस वाला लोगों से बातचीत करने पहुंच गया और थोड़ी देर में लोगों को समझाने में कामयाब भी हो गया। लेकिन तब तक कई पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे। पथराव में पुलिस और पीएसी के 2 अफसरों समेत 9 लोगों को चोट लगने की खबर आई, जिनमें कुछ के तो सिर में भी चोट लगी, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जख्मी लोगों में एक एडिशनल एसपी भी शामिल है। इसके अलावा पीएसी के एक एसीपी को गांव वालों की तरफ से हुए पथराव में चोट आई। पता ना हम लोगों को आने से पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब हम लोग आए हैं बस तुरंत वही घर पर को पकड़ा गया, तो उसी पर फिर ईंटा पत्थर चलना शुरू हो गया। प्रशासन का दावा है कि वोटिंग का काम रुकवाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लोगों ने बूथ पर पहुंचकर मतपेटी में पानी डालने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। हालात को संभालने के बाद मतदान कराने वाली टीम और मतपेटी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सतर्कता और सावधानी के साथ वहां की पोलिंग कंप्लीट करा करके मतपेटिका और पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित हम लोग निकाल करके और ले आए। घटना हरदोई के शाहबाद खंड के अतरजी गांव की है, जहां के सरकारी स्कूल में मतदान केंद्र बनाया गया था। मध्य प्रदेश के सीधी में बिना मास्क पहने बीजेपी के एक नेता की बेटी ने 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आरोप है कि कार में ब्लैक फिल्म लगाकर घूम रही इस लड़की ने मास्क भी नहीं पहना था, जिसे पुलिस वालों ने रोक लिया। जैसे ही पुलिस ने जुर्माना लगाया, वो बौखला गई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इतनी बुरी तरह से भड़क उठी कि उसने हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए। उसने पुलिस वालों से काफी देर तक बहसबाजी भी की, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि उसने कार में रखे अपने बैग को निकाला और वहां से पैदल ही जाने लगी। लेकिन पुलिस वालों ने उसे जब तक वहां से जाने नहीं दिया, तब तक उसके जुर्माने के पैसे 600 रुपए नहीं चुका दिए। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ने से कुछ शहरों के शमशान घाटों पर शवों का अंबार लग गया। सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद ये वो जिले हैं जहां मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां के शमशान घाटों पर शवों के पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा। सूरत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक शमशान घाट पर कई शव एक साथ जलते दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद वहां कई शव ऐसे थे जिन्हें जलाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस घाट पर जगह नहीं थी। और तो और शवों की संख्या अचानक बढ़ने से उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ भी कम पड़ने लगी। दर्दियों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है। अस्पताल में दर्दियों के साथ मरने वाली लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राजकोट से तो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। कोरोना के कहर से वहां के शमशान घरों में शवों की कतार लग गई। वहीं अस्पतालों में कोरोना मरीजों के मरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी तरह की तस्वीरें कई शहरों में देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों का मनोरंजन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में अस्पताल के कुछ डॉक्टर, नर्स और मरीज संगीत की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहने सभी स्वास्थ्य कर्मी अचानक वहां पहुंच गए। इसके बाद बिस्तरों पर बैठे और लेटे मरीजों के सामने डांस करने लगे। इससे पहले
वहां का माहौल ही बदल गया। अपने अपने बिस्तरों पर बैठकर मरीज भी उन लोगों का साथ देने लगे। ग्रीस के थेसालोनिकी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रीस में एक नए कानून के तहत पुलिस को यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर कार्रवाई करने की ताकत दी गई है, जिसके खिलाफ पिछले कुछ वक्त से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में थेसालोनिकी में भी सैकड़ों लोगों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन जल्द ही उनका ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इसके बाद तो जैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग सी छिड़ गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और आवाज करने वाले ग्रेनेड दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उपद्रवियों ने भी उन पर पेट्रोल बमों की बौछार कर दी। ऐसा लगा कि जैसे वहाँ युद्ध छिड़ गया हो। सड़क जंग का मैदान लगने लगी। काफी देर तक चली इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को वहां से खदेड़ दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस टोल प्लाजा पर खड़े एक कर्मी को रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में उस टोल कर्मी की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टोल प्लाजा के बैरिकेड को तोड़ते हुए टोल कर्मी को टक्कर मार दी। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई। इससे पहले वो टोल कर्मी बैरिकेड को खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त वो एम्बुलेंस की चपेट में आ गया। हादसे के बाद उसके कुछ साथी एम्बुलेंस के पीछे दौड़े, लेकिन वो तेजी से निकल गई और वो टोल कर्मी घायल होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रहे कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि रविवार के दिन पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया, जबकि मास्क पहनना सबके लिए जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 रुपए, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना ज्यादा यानी 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इसके अलावा लखनऊ में कोरोना के इलाज के लिए 1000 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा, जबकि राज्य के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होती है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने के उपायों पर वहां एक अहम बैठक की, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पीपीई किट पहनकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों से मुलाकात की। वो एक एक कर कई मरीजों से मिले और उनका हालचाल जाना। उनके साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। इस दौरान हर्षवर्धन ने दावा किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियां पहले से ज्यादा पुख्ता हैं। रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। जिसके बाद हत्याकांड के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी और कुछ साधु संतों ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बीजेपी के कुछ नेता मुंबई के नरीमन पॉइंट पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह पर बैठ गए। लेकिन जब कोरोना की पाबंदियों का हवाला देकर पुलिस उन्हें उठाने लगी तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। सत्याग्रह पर बैठे लोग अड़ गए। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। इसके बाद पुलिस ने जबरन बीजेपी के एक नेता को गाड़ी में बैठा दिया और बाकियों को सत्याग्रह खत्म करने का निर्देश देकर छोड़ दिया। जिसको अरेस्ट करना चाहिए वो लोग बाहर घूम रहे, इसलिए केंद्रीय अच्छी तपास यंत्रणा से निष्पक्ष भावना से तपास की हमारी मांग है। ये मामला यही नहीं थमा। मुंबई के ही दूसरे इलाकों में बीजेपी नेता राम कदम कुछ साधुओं के साथ पालघर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन मुंबई पुलिस ने राम कदम की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। जैसे ही वो यात्रा निकालने के लिए घर से बाहर आए, पुलिस ने उन्हें एक नोटिस पकड़ा दिया और वहीं रोक दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन पहुंची, उसकी एक बोगी में आग लग गई, जिसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों को उतारा गया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। आग बोगी के दरवाजे पर ही लगी थी, जिसकी वजह से डिब्बे के अंदर घुसना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि स्टेशन पर मौजूद रेलवे के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और आग बुझाने वाले सिलेंडर की मदद से आग बुझाने में जुट गए। इस काम में यात्रियों और वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने भी उनकी मदद की।
आग काफी भीषण थी और जोरदार लपटों के आगे उनकी कोशिश भी नाकाम दिखाई देने लगी। हालांकि काफी देर तक मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग को बुझा लिया गया। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी पर अब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी सप्लाई तय करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, जिसमें उन 12 राज्यों पर खासतौर से चर्चा की जाए जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मांग है। इन सभी राज्यों में इसकी सप्लाई और अगले 15 दिनों में कितनी जरूरत होगी, इसके अनुमान की समीक्षा की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जा रहे जो टैंकर हैं उनको बिना रोके जाने देने का आदेश दिया है। इसके अलावा हर प्लांट में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। जिन 12 राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी इस लिस्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के नादिया से, जहां अब से कुछ देर में वोटिंग होनी है, लेकिन ठीक इससे पहले नादिया जिले के राणाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार समीर कुमार पोद्दार पर हमला हो गया। समीर कुमार पोद्दार पर हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। उनका आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने उनकी गाड़ी के सामने बम फेंके। हालांकि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं लगी। इसके बाद गुस्साए टीएमसी कर्मियों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। তারপরে ওরা বোম ফেলতে ফেলতে আমার গাড়ির সামনে বোম দুটো ফোম চার্জ করে বেরিয়ে যায়। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 2016 में इन 45 विधानसभा सीटों में 33 पर टीएमसी, 5 पर कांग्रेस, 4 पर लेफ्ट और 3 सीटों पर दार्जिलिंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का इन 45 सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। दक्षिण बंगाल की 32 सीटों में उत्तर 24 परगना और नादिया जिले की सीटों पर मथुआ समुदाय और अल्पसंख्यक वोट काफी अहम है। आपको बता दें आज 5वें चरण में मतदान होगा और 6 जिलों में वोटिंग होगी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वोटिंग प्रक्रिया अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। 45 विधानसभा सीटों का हाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5वें चरण का मतदान है, 45 सीटों पर ये मतदान होगा, 6 जिलों में वोटिंग है। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में दार्जिलिंग में भी वोट डाले जाएंगे। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए वहां पहले से ही तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वहां चुनाव की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी ईवीएम के साथ तैयार दिखे। चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का ठीक से पालन हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 जिलों के 45 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और हम अभी मौजूद हैं दार्जिलिंग में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ से वोटिंग कराने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम मशीन दिया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और तमाम कर्मचारी और अधिकारी यहाँ से ईवीएम मशीन और वोटिंग के दौरान उपयोग होने वाले सामानों को लेकर यहाँ से बूथ की ओर जा रहे हैं। इस दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स माना जाता है, जहाँ की लोग आम तौर पर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है, राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सर्दियों जैसा मौसम है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जैकेट पहनकर आए हुए हैं और शाम ढलते ही यहाँ पर कड़ाके की ठंड लगने लगती है। ऐसे में जो लोग
यहाँ पर पहुँचे हैं वो जैकेट पहनकर पहुँचे हैं और ये धीरे धीरे बूथ की ओर जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तो इसी तरह मौसम होता है। ये तो यहाँ के लिए गर्म का समय है। ये तो हम लोग के लिए नॉर्मल है। ठंडा में तो और स्वेटर पहनना पड़ता है। ये तो काफ़ी अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा शहर है। बहुत यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह ये ठंडा जगह है उस तरह यहाँ का आदमी भी बहुत ही कूल है। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के बाद प्रधानमंत्री की आज होने वाली रैलियों के लिए खास तैयारियां की गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल के आसनसोल में होने वाली रैली के लिए कई खास तरह की तैयारियां नजर आई। इस रैली में आने वाले लोगों के लिए कुर्सियों को इस तरह लगाया गया कि जिससे उनके बीच दूरी बनी रहे। बंगाल में प्रधानमंत्री की आज आसनसोल में दोपहर 12 बजे जबकि गंगारामपुर में दोपहर 2 बजे रैली होने वाली है, जिसके लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के खदहड़ में एक रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया और दावा किया कि ममता बंगाल का नहीं सिर्फ अपने भतीजे का कल्याण चाहती हैं। उत्तर 24 परगना के खड़दह में छठे चरण का चुनाव है। 115 स्कीम नीचे नहीं आती है, दीदी तो 115 स्कैम करने में बिजी है। नरेंद्र मोदी जी के मन में 24 घंटा देश और बंगाल का गरीब, देश और बंगाल की जनता का भला है और दीदी के मन में 24 घंटा मेरा भाई को मुख्यमंत्री कब बने, मेरा भाई को मुख्यमंत्री कब बने, मेरा भाई को मुख्यमंत्री कब बने। भाई बताओ मुझे, ये भतीजा कल्याण वाली दीदी चाहिए या गरीब कल्याण वाला मोदी चाहिए? जोर से बोलो कौन चाहिए, और जोर से बोलो कौन चाहिए? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। इसके लिए खुद अमित शाह ने रोड शो के बीच से इशारा किया। जिस वक्त अमित शाह का रोड शो चल रहा था वहां सड़क पर भारी भीड़ थी। उसी दौरान एक एम्बुलेंस वहां से गुजरती हुई दिखाई दी, लेकिन भीड़ की वजह से ड्राइवर को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एम्बुलेंस को रास्ता देने का इशारा किया, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां से बिना किसी परेशानी के निकल गई। भीड़ है यहाँ पर, जिस रोड शो में अमित शाह को देखने के लिए पहुंचे, भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ तो रहेगी ही, बैरकपुर की धरती है, यहाँ भाजपा की धरती है, मंगल पांडे की धरती है, ऋषि बंकिम चंद्र की धरती है। 7 विधानसभाएं हैं कुल, कितनी बीजेपी के पास? विधानसभा हम जीतेंगे निश्चित रूप से, 7 विधानसभा। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी है और अमित शाह की तरफ से यहाँ से बार बार यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है अमित शाह की तरफ से कि एम्बुलेंस को निकलने दिया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के गलसी विधानसभा सीट समेत कई जगहों पर रोड शो और सभाएं की। इस दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर वार किया। नड्डा ने दावा किया कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता सभी को भूल गई हैं। जेपी नड्डा ने ममता पर कूच बिहार की घटना पर सियासत करने का भी आरोप लगाया। हमने सुना था कि ममता जी मां माटी मानुष इसकी बात करती, लेकिन 10 साल में हमने देखा न मां की चिंता हुई, न माटी की रक्षा हुई और न ही मानुष की रक्षा हुई। पश्चिम बंगाल में आज होने वाले 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक कथित ऑडियो क्लिप जारी की है। इस ऑडियो क्लिप के जरिए बीजेपी ने दावा किया कि ममता बनर्जी कूच बिहार के सीतलकुची में वोट के दौरान हुई फायरिंग में मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालने की बात कह रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस क्लिप को जारी करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर दंगा भड़काने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इस क्लिप में कथित तौर पर ममता बनर्जी और
सीतलकुची में उनके उम्मीदवार पार्थ प्रतिम रॉय की बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें वो अपने प्रत्याशी को मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालने और वहां से एसपी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के लोगों पर एफआईआर कराने की बात कह रही हैं। सीतलकुची में 10 अप्रैल को मतदान के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच जारी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया है। वो इस ऑडियो क्लिप में कहती हैं कि कल हम उन शवों को लेकर जुलूस निकालेंगे जो सीतलकुची में बूथ नंबर 126 में घुसपैठ करना चाहते थे और इलेक्शन प्रोसेस को रोकना चाहते थे। अमूमन जब मुख्यमंत्री को लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो ममता बनर्जी उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई पड़ी जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे थे। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सीतलकुची कांड की सीबीआई जांच मांग की। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि सीतलकुची में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी और टीएमसी घटना पर सियासत कर रहे हैं। अधीर रंजन ने दावा किया कि घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। कूच बिहार जिले के सीतलकुची में 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो इस सीट से संयुक्त मोर्चा के समर्थक पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। वो बंगाल चुनाव के दौरान कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले दूसरे उम्मीदवार हैं। कोरोना की वजह से मौत हुई। जंगीपुर से ये उम्मीदवार थे और चुनावी मैदान में थे। कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया। आपको बता दें, जंगीपुर से आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो इस सीट से संयुक्त मोर्चा के समर्थन पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। आपको बता दें, वो बंगाल चुनाव के दौरान कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले दूसरे उम्मीदवार हैं। प्रदीप कुमार नंदी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। तो बंगाल के 5वें चरण के पायदान पर पहुंच चुके हैं बंगाल की जनता और यहां पर 5वें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत की तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। उससे पहले आपको बता दें कि 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान होना है। ये वो 45 सीटें हैं जिसमें 2016 में जो सबसे बड़ा जो गढ़ रहा है वो रहा है टीएमसी का। लेकिन साथ ही बात करनी होगी 2019 लोकसभा चुनाव की भी, क्योंकि यहां पर एक टफ फाइट या यूं कहे कि बराबर की फाइट देती हुई बीजेपी नजर आई थी लोकसभा सीटों के मायने में टीएमसी को। लेकिन आज बदलती तस्वीरों में क्या कुछ होगा इन 45 सीटों पर, सबकी निगाह रहेगी। और साथ ही साथ हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। अमित सिंह उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी विधानसभा से जुड़ेंगे हमारे साथ, जहां पर टीएमसी के मधु मित्रा और बीजेपी के राजू बनर्जी के बीच मुकाबला है। वहीं आशिका सिंह दिख रही हैं आपको इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, वीडियो वॉल पर, जो विधाननगर में है, जहां ममता के मंत्री सुजीत बोस का मुकाबला टीएमसी के ही में रहे सब्यसाची दत्ता से है और बीजेपी में है वो अब, और चंद्रमोहन जो कि लगातार बात करते हुए भी दिख रहे हैं। दार्जिलिंग के कलिम्पोंग से लगातार हमारे साथ जानकारियां साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के
6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और जलपाईगुड़ी, आज कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में वोट डाले जाएंगे। 2016 में इन 45 विधानसभा सीटों में 33 पर टीएमसी, 5 पर कांग्रेस, 4 पर लेफ्ट और 3 सीटों पर दार्जिलिंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का इन 45 सीटों में खाता भी नहीं खुला था। दक्षिण बंगाल की 32 सीटों में, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले की सीटों पर जो मथुआ समुदाय है उसका और साथ ही साथ अल्पसंख्यक वोट काफी अहम है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्र मोहन जुड़ रहे हैं दार्जिलिंग के कालिम्पोंग से। कालिम्पोंग वो इलाका जहां पर अमित शाह ने जबरदस्त रैलियां की हैं और इस पर कहा जा रहा है कि उनकी इन रैलियों का बड़ा असर होगा। तो चंद्र मोहन, बिहार के बाद बंगाल में 5वें चरण में आप पहुंच चुके हैं। बिहार के चुनाव करते हैं आप कवर, लेकिन इस बार मैं फिर बोल रही हूं कि बंगाल पहुंचे हैं। बड़ा फर्क क्या दिख रहा है कालिम्पोंग में, दार्जिलिंग में? बिल्कुल, देखिए दार्जिलिंग में अभी हम मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां लोग सुबह सुबह उठकर यहां पर बूथ तक पहुंच गए हैं वोट देने के लिए। माना जाता है कि बंगाल में जो भी अब तक चुनाव हुए हैं वहां पर पोलिंग परसेंटेज काफ़ी पहुंचा है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं अभी सुबह का 7 बजा है और लोग सुबह ही अपने घर से निकल गए हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों का जो है उत्साह वो वोटिंग को लेकर काफ़ी बंगाल में देखा जाता है। और इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में कोरोना को लेकर खास एहतियात बरता जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं सामने सैनिटाइज़र रखा हुआ है और जो लोग खड़े हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए साथ ही गोला बनाया हुआ है और जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको वोटिंग करने के लिए अंदर जाने के से पहले यहाँ पर हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है। और सामने यहाँ पर एक तो और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर एक मतदान कर्मी है जो हाथ में थर्मा स्क्रीन लेकर बैठी हैं और जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रही हैं वहाँ पर उनका पहले तापमान लिया जा रहा है और फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है सुबह का वक्त है और ये दार्जिलिंग ये पहाड़ों की रानी के तौर पर माना जाता है। ऐसे में यहाँ का मौसम भी काफ़ी खुशनुमा है। पूरे बंगाल में अभी देखिएगा तो राजनीतिक जो सरगर्मियाँ हैं वो उसका तापमान बढ़ा हुआ है और एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ का मौसम काफ़ी खुशनुमा है। और अभी आपको मौसम का भी हाल एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर बादल छाया हुआ है और ठंड भी हल्की हल्की है। जहाँ भी इस बार चुनाव हो रहा है वहाँ पर सीपीएमएफ की तैनाती है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ऐसे में जो बंगाल का इस बार का चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुबह सुबह लोग घर से निकलते हैं और पहले मतदान और फिर जलपान की जो बात होती है वो यहाँ पर बंगाल में सबसे अधिक अब तक दिखाई देता है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही अब अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, तो लगातार बंगाल में ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं जो जबरदस्त है और बंगाल के एक अलग तरह के आयाम को पेश करती है। सीधे रुख अमित का कर लेते हैं, उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी विधानसभा से मौजूद है अमित। जरा तस्वीरें दिखाइए, मतदान बूथों तक का हाल क्या है, क्योंकि ये वो इलाका है जो टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। देखिए, भले ये टीएमसी का गढ़ हो, लेकिन जिस तरीके से, सबसे पहले तो हम कोरोना की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, चुनाव आयोग भले ही कोरोना को लेकर बैठकें करें यहाँ पर, लेकिन मैं आपको तस्वीरें जो दिखाने वाला हूँ वो चौंकाने वाला है। प्रीति, देखिए कोरोना की ये स्थिति है कि मास्क यहाँ पर लोग पहने तो जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर अंदर दिखाऊं। पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान अंदर मौजूद है और ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोग मतदान करने के लिए जा रहा है। जरूर चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो आप देख सकती हैं इस वक्त तस्वीरों में, जो मास्क और ग्लव्स दे रही हैं, जो टेम्परेचर आप शरीर का ले रही हैं, लेकिन वहां पर भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही पालन नहीं हो रहा है। तो भले ही चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक करे, भले ही प्रधानमंत्री जो है लगातार वहाँ कोरोना का जायजा ले और लगातार ये देखे कि देश में ऑक्सीजन किस तरीके से लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि चुनाव का आज 5वां चरण है। 5वां चरण के इस वक्त मैं कमरहट्टी के बूथ नंबर 19-20 में मौजूद हूं और एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पंकज से कहूंगा कि एक बार दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है।
और अभी लगातार जो है 6000 से ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में कोरोना के आ रहे हैं और यहाँ पर वेस्ट बंगाल पुलिस के भी जवान यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अंदर मौजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर जो भी पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, उन्हें कोई इसको लेकर जागरूक ही ये नहीं करना चाहते हैं लोगों को। और जब हम देखें यहाँ पर अब तस्वीरों में दिखा रहे हैं, तब अब चुनाव आयोग के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ये जाग रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो वहाँ पर मैं कमरहट्टी में इस वक्त मौजूद हूँ, ये सेंट्रल कोलकाता से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर। और 25 किलोमीटर की दूरी पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की थी कोरोना को लेकर, बीते कल ही बैठक की थी और बीते कल ही जो चुनाव प्रचार है रात 7 बजे से ही बंद करने के लिए ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये थोड़ा सा इंटीरियर और इससे थोड़ा और इंटीरियर में जाएंगी प्रीति, तो आप तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकती है प्रीति। जैसी भीड़ आपके यहाँ दिख रही है, ये देखिए तस्वीरें आने लगी है। मतदान शुरू हुआ नहीं कि जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में कैसे लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, कतार में जरूर है। सारी महिलाएं आपको दिखा रहे हैं। उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें हैं जहां से आशिका हमारे साथ दूसरे बूथ से जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए भाई, ये तो गजब की तस्वीरें आ रही हैं आशिका। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से कोरोना नियमों की न सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, या और साथ ही साथ कोरोना को बुलावा भी दिया जा रहा है। आशिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन देखिए, जबरदस्त तस्वीरें उत्तर 24 परगना की है जहां पर महिलाओं की भीड़, ऐसा लग रहा है कि सुबह 7 बजे ही तय कर लिया था कि जैसे ही वोटिंग शुरू होगी हम तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह पहुंचेंगे ये अपने आप में गजब है। हालांकि अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिख रहे हैं जहां पर पुरुष खड़े हुए हैं, हर उम्र के पुरुष यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। जबरदस्त इस वक्त भीड़ बूथों पर नजर आ रही है, चाहे अमित सिंह जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हो कमरहट्टी से, विधानसभा से, या फिर अभी जो उत्तर 24 परगना से तस्वीरें आ रही हैं। हम आशिका आपका रुख जरूर करेंगे, आपकी आवाज आ जाए। आपकी आवाज शायद हमको लग रहा है, जानकारी मिल रही है कि आ गई है। जरा बताइए, ये भीड़ और कोरोना कैसे होगा मुकाबला? तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेंगे आशिका का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि किस तरह से इस बार इन 4 चरणों के बाद इलेक्शन कमीशन भी सख्त है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि 72 घंटे से पहले ही चुनाव प्रचार आपको रोकना होगा, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था बूथों पर करनी होगी, ताकि अगर आप ऐसे करते हुए नहीं जाते हैं वहां पर तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने निश्चित कर दिया है। आशिका, ओवर टू यू। देखिए प्रीति, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आंकड़ों से ही शुरुआत करना ठीक रहेगा। कल की बात करें, 6910 नए मामले, 26 की मौत, और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में विधाननगर, इसको कोलकाता का हिस्सा ही समझिए, भले ही एडमिनिस्ट्रेटिवली उत्तर 24 परगना में पड़ता हो। ये गणतंत्र की खूबसूरती जो है आप देख सकती हैं, महिलाओं की ये कतारें, इसमें आपको सीनियर सिटीजन्स दिख रहे हैं, मॉर्निंग वॉकर्स दिख रहे हैं जो घरों से बाहर निकले हैं सुबह सुबह, और यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। अभी अभी पोलिंग यहाँ पर शुरू होने का समय हुआ है, और इस बीच यहाँ पर जो इतनी लंबी कतार है, ये मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं यहाँ पे लगातार। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जो लोग कतारों में लगे हैं वो दूर दूर खड़े हैं, मास्क सभी के चेहरों पर आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, हाथ सैनिटाइज करके ही लोग अंदर जा रहे हैं, ग्लव्स पहनकर वोट दे रहे हैं। और कोरोना के जो मामले हैं इसको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से चिंता ही नहीं जताई गई है। आशिका, आप जहाँ पर खड़ी हैं यहाँ तो बहुत जबरदस्त व्यवस्था लग रही है, लेकिन एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए हम सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो भी इस बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, अंदर जाने से पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है और पास में यहाँ पर सैनिटाइजर का बोतल रखा हुआ है। साथ ही इन जो भी अंदर वोट देने जाने वाले हैं उनको यहाँ पर हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है और उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त है। जो ये कॉलेज है जहाँ पर यह बूथ है, यहाँ पर रामकृष्णा सीनियर बीटी कॉलेज माना जाता है।
और तस्वीर एक और हम आपको दिखाते हैं जहां पर अंदर जाने से पहले यहां पर गोला बनाया हुआ है। जो भी अंदर जाने वाले हैं सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करते हुए और फिर अंदर वोट देने के लिए जाना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है उसका यहां पर पालन जबरदस्त तरीके से होते हुए दिख रहा है। और जो भी वोट देने जाने वाले हैं अंदर तक जाने से पहले तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और खड़े हैं। और जो भी अंदर जाने वाले लोग हैं पहले यहां जैसे पहुंचते हैं पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग होता है और फिर सैनिटाइजर देने के बाद फिर उनको हैंड ग्लव्स दिया जाता है और तब वो अंदर जाते हैं। तो जिस तरह से अभी कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और लगातार कोरोना के मामले बंगाल में बढ़ रहे हैं, दार्जिलिंग में भी जरूर बढ़े हैं, लेकिन आज जो वोटिंग हो रहा है इसमें यह खास ख्याल जरूर रखा जा रहा है कि जो भी वोट देने के लिए पहुंचे उनसे कोरोना ना फैले और साथ ही इसको फैलने से कैसे रोका जाए इसकी भी तस्वीर एक साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि कैसे जो लोग भी पहुंच रहे हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। पहले उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है और फिर अंदर जाने की इजाजत है। सीपीएमएफ की तैनाती है। ऐसे में जो भी अंदर जाने वाले लोग हैं किसी तरह का जो यहाँ पर पहुँचने वाले लोग हैं उनको परेशानी ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर ये रामकृष्णा सीनियर बीटी कॉलेज है यहाँ पर जरूर इसका खास ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और कोरोना का भी ख्याल रखा जाए, वो फैले नहीं। ऐसे में यहाँ पर सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और साथ ही जो कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। चलिए ये व्यवस्था चंद्रमोहन जो आप दिखा रहे हैं इसी तरह की व्यवस्था हर बूथ पर नजर आए ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का ये सबसे ज्यादा पीक वक्त है जहां पर रोजाना 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है। तो लगातार 6 जिलों पर 45 सीट जो है वहां पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है, उन पर हमारी खास निगाह रहेगी। हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो वहां बूथों से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में आज वोटिंग है उनसे गुजारिश है तो कृपया आप मास्क लगाकर पहुंचे, कृपया आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके वोट करें और जो कोरोना के नियम हैं उनको जरूर अपनाएं, क्योंकि जान है तो जहान। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।